ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जहां पर कांग्रेस को लेकर वाकई इस देश में कोई अलग लकीर खींचे। हम कुछ देर के लिए राजस्थान के झगड़े, पंजाब के झगड़े को थोड़ा सा अलग करते हैं और आपको एक सफर पर लिए चलते हैं। यह सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जितना, अंबानी और अडानी को लेकर जितना कुछ कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा। अगला सवाल आपके जहन में होगा, क्या इन लोगों का बिजनेस कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रहा है? कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ कांग्रेसी शासक ही उनसे समझौता कर रहे हैं, या उनके चलने वाले प्रोजेक्ट जिन पर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस हमलावर हो जाती थी, या उन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस हमलावर हो जाती थी, जब उसको जनता ने सत्ता दे दी तो उसने क्या किया? क्या कांग्रेस संकट में है? क्या कांग्रेस की सत्ता कभी भी जा सकती है? आज इसे लेकर हम करेंगे सच्चाई का विश्लेषण। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि कांग्रेस सरकार की यह हालत 60 साल में कभी नहीं हुई। आजादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली कांग्रेस अब सत्तारूढ़ सरकार के सामने बेबस खड़ी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अब सत्ता के अंदर भी सत्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रसून वाजपेयी की ऐसे ही एक खास रिपोर्ट आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कांग्रेस के सत्ताधारी होने पर सवाल उठा देगा। देखिए पूर्ण प्रसून वाजपेयी की ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भीतर कोल से यूरिया प्लांट बनेगा, कोल से एसएनजी प्लांट बनेगा, कोल का थर्मल पावर जिस रूप में वहां पर क्रिएट किया जाएगा। जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड को अडानी ने खरीद लिया। ये सारी चीजें अडानी के प्रोजेक्ट हैं, और वहां पर जो खादान से जुड़े हुए परिस्थितियां हैं उसमें वहां के आदिवासी मजदूर बहुत परेशान हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की कि अडानी, जो पूरी तरीके से कांग्रेस बार बार कहती है कि दरअसल उसका अपना नेटवर्थ इसलिए बढ़ रहा है, उसके अपनी पार्टी के साथ साथ पार्टी को जो मिलने वाला पैसा होता है, जो अडानी के जरिए जो मिलता है बीजेपी को, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस देश भर के भीतर में बहुत सस्ते दामों में खनिज संपदा की लूट सरकार करवा रही है, केंद्र सरकार, और वो अडानी को तमाम लाइसेंस देती चली जा रही है। तो कांग्रेस का काम क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में 50,000 करोड़ का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में अडानी के साथ ही राजस्थान की सरकार लग गई। पंजाब के भीतर में भटिंडा में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट, और मोगा में तो अनाज भंडारण के लिए वहां पर जो बन रही हैं, जो भी ये गोडाउन्स बन रहे हैं, वह भी अडानी के ही हैं। यानी किसान जिस भंडारण का विरोध कर रहे हैं और अडानी का विरोध कर रहे हैं तमाम जगहों पर, उन जगहों को लेकर जहां भंडारण बन रहा है उसमें एक पंजाब भी आता है, लेकिन वहां की सरकार नहीं मूव करेगी, वहां की सरकार विरोध नहीं करेगी। अगर यह स्थिति है तो इसके बाद आइए झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर समर्थन खींच ले तो ये दोनों सरकारें गिर जाएगी। लेकिन हर कोई जानता है कि झारखंड के गोड्डा में जो पावर प्लांट बन रहा है, जिसके जरिए बांग्लादेश को बिजली जाएगी, वो इस देश के लिए भी बिजली नहीं बन रही है, वो बांग्लादेश के लिए बन रही है। और वहां पर गोड्डा के ट्राइबल्स को, जो संथाल परगना का इलाका है, वहां पर जो ट्राइबल से जबरदस्ती जमीन ली गई, कुछ को बहुत बड़ी तादाद में मुआवजा दिया गया, लेकिन जिस दबाव के साथ और जिस तरीके से जोर जबरदस्ती के साथ जमीन ली गई, यह भी छुपा हुआ नहीं है, यह तमाम रिपोर्ट्स आई है। लेकिन उसके बावजूद भी उसी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो ट्राइबल्स की सरकार खुद को कहती है, वह भी आज की तारीख में अडानी को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकती है, जबकि केंद्र आते आते राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं। वहां पर स्थिति के आगे जैसे ही महाराष्ट्र जाइएगा तो महाराष्ट्र के थिरोरा में भी पावर प्लांट बन रहा है और दुनिया भर की योजनाएं वहां पर भी अडानी की मौजूद है। एक सवाल किसी के भी जहन में आएगा, किसी भी कॉरपोरेट के पास जब पूंजी सरकार के साथ समझौता करने के साथ बनती है और बढ़ती है, तब वह उस पॉलिटिकल पार्टी को बड़ी तादाद में फाइनेंस करता है। और ध्यान दीजिए, 2014 का लोकसभा चुनाव या फिर राज्यों के चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस से हटकर बीजेपी के पास जो भी कॉरपोरेट की फंडिंग हुई, वह कांग्रेस की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा थी। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट भी समझती रही कि दरअसल कांग्रेस को फंड करने से कोई फायदा नहीं है। यहां पर एक सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए,
कि दरअसल जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी कॉरपोरेट फंडिंग क्यों नहीं करती है कांग्रेस को, जबकि दूसरे राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश का आप जिक्र कर लीजिए, जहां पर रेड्डी है, जो आप ममता बनर्जी का जिक्र कर लीजिए पश्चिम बंगाल में, उसके पास भी कॉरपोरेट की फंडिंग चली जाती है। हम उसके आंकड़ों पर आए, लेकिन जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कांग्रेस ने अपने तौर पर इस देश में बीजेपी से कैसी लड़ाई लड़ी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से इस देश के पूरे लोकतांत्रिक और फेडरलिज्म और तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत जो डेमोक्रेसी की परिभाषा थी, जब उसे ही बदल डाला, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही थी और कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ेगी? वह तो अपनी लड़ाई में हर राज्य में उलझती चली जा रही है। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद कीजिए, जस्टिस लोया की जो भी मौत जिस संदेहास्पद स्थिति में हुई, उसको लेकर कांग्रेस ने कितना हंगामा किया था और बताया था किस तरीके से गुजरात में क्या हुआ था और उसके बाद यह पूरा मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट, इस पूरे मामले में कौन फंसा हुआ था। और जस्टिस लोया का मामला महाराष्ट्र का है। आखिरी बार जो शब्द आए थे वह उस वक्त अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, आज की तारीख में तो उनको हटा दिया गया, उनके ऊपर खुद के केस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार कहा था हम चाहेंगे तो जस्टिस लोया की फाइल भी खोल सकते हैं। ये जस्टिस लोया शब्द कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन कर सकता है, केंद्र सरकार को बेचैन कर सकता है, लेकिन सवाल है कि आप ना तो फाइनेंस की पाइपलाइन को रोक सकते हैं, ना ही उन मुद्दों की फाइल दोबारा खोलते हैं जिन फाइल्स को लेकर आप अपने राज्य की सत्ता को भी चला रहे हैं। तो आपकी महत्ता क्या है? कोई ऐसा काम भी नहीं किया गया डेवलपमेंट को लेकर इन तमाम राज्यों में जहां पर पीठ ठोकी जाए कि कांग्रेस के पास कोई एक वैकल्पिक सोच है। उसके राज्यों में वाकई कुछ ऐसा काम होता है जो कि बीजेपी के राज्यों में काम नहीं होता है, यह भी कोई सवाल खड़ा कर सकता है। क्योंकि जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है कि यह भी समझना चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में जो भी फाइनेंस हुआ, कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग 2014 से ठीक पहले और 2019 के इलेक्शन ठीक पहले तक की स्थिति में आइएगा तो बीजेपी को 2319 करोड़ यह बीजेपी के पास कॉरपोरेट फंडिंग का पैसा आया और कांग्रेस के पास सिर्फ 376 करोड़ रुपए। यह एक स्थिति है कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग की। लेकिन जब इसके अलावे अब जैसे यूपी का इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने खड़ा है, बीजेपी स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन फिर सवाल यह निकल कर आएगा, पैसा तो चाहिए इस लोकतंत्र के भीतर चुनाव लड़ने के लिए। हमें लगता है इस स्थिति को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2019 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए जो पैसा कलेक्शन किया गया बीजेपी के जरिए और कांग्रेस के जरिए, उसके अंतर को समझिए। बीजेपी ने 4057 करोड़ रुपया सिर्फ यूपी के भीतर से जमा किया, कांग्रेस के पास 1167 करोड़ रुपए आए। बीजेपी ने जो खर्च किया वह 1141 करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस ने खर्च 626 करोड़ रुपए किया। हम इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पैसे की जरूरत अगर होगी तो आपको इस देश के भीतर में नए कॉरपोरेट्स को डेवलप करना होगा जिन जगहों पर आपकी सत्ता है। क्या ऐसा महाराष्ट्र में हुआ? कांग्रेस ने इस बात के लिए कोई काम किया? क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ? क्या ऐसा पंजाब में हुआ? क्या ऐसा राजस्थान में हुआ? क्या ऐसा झारखंड में हुआ? कांग्रेस कहती है हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, हमारी सत्ता तो है नहीं, हम नहीं चलाते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उस संसदीय राजनीति के ताने बाने को नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं छत्रप की स्थिति में नहीं है, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। आज भी राष्ट्रीय तौर पर उसकी जो वोटिंग की तादाद है वो 19% है। एक वक्त 60% तक थी, उसके बाद 50% तक आई, फिर निकलते निकलते 30-40% पर आके टिक गई और 25% के ऊपर हमेशा से रही। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस के भीतर जिन स्थितियों को अपने ही राज्यों में संभाल कर मैसेज राष्ट्रीय तौर पर देना है, उसको भी कांग्रेस अगर नहीं कर पाई तो फिर से आपके जहन में आएगा क्या होगा राजस्थान के भीतर में। क्या वाकई सचिन पायलट को कुछ मिलेगा या उनके लोग अब ऐसी स्थिति में आ गए कि हमको मंत्री पद दे दीजिए, यानी जिस मंत्री पद को छोड़कर एक विकल्प का रास्ता बनाने की दिशा में सचिन पायलट बढ़े और उनके साथ नेता बढ़े। आज की तारीख में सबके सामने कांग्रेस की ही दीवार आकर खड़ी हो गई है, तो उनके सामने रास्ता किसी तरीके से मंत्री पद पा जाए। मंत्री पद का मतलब क्या होता है? कुछ पावर, कुछ पैसा, इससे हटकर कुछ नहीं होता है। कुछ पावर और कुछ पैसा,
यह किसी राज्य में कोई राज्य सरकार भी अगर पैदा ना कर पाए अपने पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस को खुश करने के लिए, तो इसका मतलब है उसकी गवर्नेंस में बड़ा भारी छेद है या फिर वो चीजें सिमट रही है। क्योंकि गहलोत की सियासत एक दिशा में जाती है, वो बार बार निशाने पर उस आरएसएस और उस बीजेपी को लेते हैं जो कि पारंपरिक तौर पर एक जमाने में कांग्रेस के खिलाफ की सोच के साथ वो खड़ी रहती थी। आज की तारीख में गवर्नेंस मैटर करती है और गहलोत दरअसल उन राजस्थान के भीतर में शायद जिन कैपिटलिस्टों के पास पैसा होगा उनके जरिए कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग होती होगी, इससे भी इनकार नहीं है। यही काम कुछ कुछ पंजाब से होता होगा, बहुत कुछ छत्तीसगढ़ से होता होगा, इससे भी इनकार नहीं है। इससे कुछ पैसा हो सकता है कि महाराष्ट्र से आता हो, कुछ पैसा झारखंड से भी आ जाता होगा, इससे भी इनकार नहीं होगा। लेकिन सिर्फ पैसे के भरोसे चीजें कैसे चल पाएगी, और पॉलिटिक्स अगर पैसे के आसरे चलती तो फिर अडानी और अंबानी को आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में सत्ता करते हुए डायरेक्ट आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि जब उनके पास पूंजी होगी तो वो डायरेक्ट इस देश में शासन अपने हाथ में ले लेंगे। आप कहेंगे नहीं चलेगा, इससे पहले भी नहीं चला है। राजनीति एक अलग तौर तरीके हैं, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था ही कुछ उस दिशा में चल पड़ी हो जहां पर इस देश के लोगों की मांग हो कि दरअसल रोजगार दे दीजिए, इंडस्ट्रीज चालू कीजिए जहां पर वर्कर्स काम करने जाएं, इस देश के भीतर में कुछ कमाई हो जिससे लोग कुछ खरीदने की स्थिति में आए, यानी जब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही डगमग हो चला होगा, तो ऐसे में जाहिर है वही कॉरपोरेट अगर अपने आप को पॉलिटिकल वे में देखने लगे और नहीं देखेगा तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पपेट बना लेगा और अपने पपेट बना के उसके जरिए काम करेगा, काम निकालेगा। यह एक दूसरी स्थिति है। यह स्थिति इस देश के भीतर में चल रही है, इससे इनकार नहीं है। इस देश के पार्लियामेंट के भीतर में बैठे हुए तकरीबन 90 सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा के भीतर दोनों को मिलाएगा तो 90 सांसद ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात इस देश के कॉरपोरेट घरानों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। कोई एक्स के साथ है, कोई वाई के साथ है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और पार्लियामेंट के भीतर उठने वाले सवाल भी जो होते हैं वह इन्हीं कॉरपोरेट का हित साधने के लिए वह क्वेश्चन आवर में सवाल गाहे बगाहे उठाते हैं जिसके जरिए उनका हित साधा जा सके। और जो भी स्टैंडिंग कमेटी बनती है उसमें जिन मुद्दों पर लगातार चर्चा होती है और जब उसकी पूरी रिपोर्ट निकल कर आती है तो बार बार पता चलता है वो कैसे कॉरपोरेट को लाभ दे रही है, इस देश की जनता को लाभ नहीं दे पा रही है। तो क्या कांग्रेस की यह ट्रेनिंग हो पाई, या कांग्रेस अभी भी यह मानकर चल रही है कि वह इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है? वैचारिक तौर पर भारत कांग्रेसी है। वैचारिक सोच और विचारधारा के तहत लोग आज नहीं कल कांग्रेस के पास खुद ब खुद आ जाएंगे। कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पास सेवा दल नाम की एक चीज है, उसके पास यूथ कांग्रेस है, उसके पास राष्ट्रीय महिला कांग्रेस है, उसके पास इंटक जैसी यूनिट है ट्रेड यूनियन की, उसके पास एनएसयूआई है जो युवाओं का है। लेकिन जब इतना बड़ा कैडर इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो वो सारा ठप क्यों है? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने तो आई, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि सत्तारूढ़ सरकार के सामने कांग्रेस ने अपने घुटने टेक दिए। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए 3 राज्यों में इधर उधर भटक रही है। एक राज्य में ऐसे ही सत्ता गंवा चुकी है कांग्रेस। अपनी विचारधारा और अपनी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए कांग्रेस अब इधर उधर भटकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में अध्यक्षता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। सोनिया गांधी हैं लेकिन अंतरिम अध्यक्ष हैं। ऐसे में कोई पार्टी की अध्यक्षता की कमान संभालना क्यों नहीं चाहता है? राहुल गांधी ट्विटर के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकार की आलोचनाएं करते रहते हैं और उन पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन जनता उन्हें सीरियसली क्यों नहीं ले रही है? जनता उनके ट्वीट्स को ऐसे नजरअंदाज कर रही है जैसे स्टार्टिंग में लोग कोरोना वायरस को कर रहे थे। अब ऐसे में यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस का जो वजूद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या पंजाब और राजस्थान से कांग्रेस की सरकार हट जाएगी? क्या ये जो फेरबदल है आगे देखने को मिलेगा या फिर से होगा फ्लोर टेस्ट?